खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ होस्ट आपका दोस्त डॉक्टर इरशाद अहमद ख़ान। आज हम प्रोग्राम लेकर आए हैं आपकी खिदमत में और हमारे साथ मौजूद हैं आज कैसर कियानी साहब, जो कि पीटीआई से जिनका ताल्लुक़ है और ट्रेडर विंग के ये नुमाइंदा हैं इस्लामाबाद से। और साथ में हमारे मौजूद हैं आज़म गिल साहब, जिनका ताल्लुक़ सुप्रीम कोर्ट की सोसाइटी से है। फरजाना कौसर साहिबा हैं, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और ये उम्मीदवार थी इस मरतबा सेनेट की। तो मैं सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले मैं मोहतरम कैसर कियानी साहब की तरफ आऊँगा और कियानी साहब से पूछूंगा कि कियानी साहब, इस वक्त जो मुल्क में अंडे और जूतों की सियासत हो रही है, क्या हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल है? क्या हमें पाकिस्तान इसीलिए बनाया गया था कि हम यहाँ एक दूसरे के ऊपर अंडाबारी करें और एक दूसरे के ऊपर जूते मारे जाएं? तो बड़ा हैरानगी होती है हम लोग जब देखते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे यही अर्ज़ करूंगा कि क्या वाकई आपको हुकूमत इसीलिए मिली थी कि आप अंडे और जूतों की बारिश करवाएं, जो कि अच्छी सियासत नहीं है, डर्टी सियासत है। मेरा ख्याल है कि हमें इससे अलहदा होना चाहिए। तो कियानी साहब, आप क्या मेरे साथ मुत्तफिक हैं इस बात से? बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं सबसे पहले तो कंडेम करूँगा इस चीज़ को, इस बात को, जो ये अंडे की सियासत है, ये जूते की सियासत है। मैं नहीं समझता कि कोई गवर्नमेंट चाहेगी कि ऐसी सियासत को प्रमोट किया जाए और ऐसा माहौल बनाया जाए। मेरे ख्याल में इससे पहले अगर 90s की दहाई में आप जाएं तो इससे बहुत बुरी सियासत होती रही और आज भी अगर देखें तो इसको प्रमोट करने में पीडीएम कोई कसर नहीं छोड़ रही। आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला पीटीआई की गवर्नमेंट में ये चीज़ें मुमकिन नहीं रहेंगी। जिसने गलती की सज़ा मिलेगी उसको। अच्छा, गलती की सियासत तो है, लेकिन क्या आपकी क़यादत इन लोगों को मना नहीं करती कि ऐसी सियासत मत करें? और आप तो तब्दीली के नारे से आए थे और मुल्क को तब्दील करने आए थे। तो मैं दोबारा आप ही की तरफ आऊँगा। तो क्या आपकी क़यादत इस बारे में क्या राय रखती है और आप लोग क्या करना चाह रहे हैं इस वक्त? क़यादत ने मजम्मत की है और इसमें सबसे अहम तरीका यही होता है कि मजम्मत की जाए और जो कसूरवार है उसको सज़ा मिले। और इस पे हमारी पीटीआई बिल्कुल अमल पैरा है। इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को जो ऐसी हरकत कर रहे हैं उनको सज़ा मिलेगी। इस चीज़ की सख्त से सख्त हर तरफ से मजम्मत होनी चाहिए, चाहे नून का करे, पीटीआई का करे, पीपल्स पार्टी का करे। कोई भी शख्स ऐसा काम करता है उसको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़, हमारी क़यादत का मौक़िफ़ यही है। आज़म गिल साहब, मैं आपके साथ इसी सवाल के साथ आऊँगा कि क्या वाकई इनकी क़यादत कोशिश कर रही है कि इसमें तब्दीली लाई जाए? और जो ये पंजाब में आजकल हो रहा है, जो पंजाब की गवर्नमेंट में तबादले और उखाड़ बिछाड़ हो रहा है, क्या मुल्क के लिए इसमें बेहतरी आएगी? क्या ये समझते हैं आपके इस वक्त यही होना चाहिए? आप चूँकि सीनियर साफ़ी हैं और मेरा ख्याल आप बहुत नज़र रखते हैं मुल्क की सियासत पर भी और मुल्क पर भी। पहले तो आपने जो बात की ना, जूते और अंडों की जो पॉलिटिक्स है और जो इस किस्म की हरकतों सकनात हो रही हैं, बल्कि उच्चत करने से कहा जाए तो इसमें भी मुबालगा राई नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें, अब से कुछ ही दिन कम जब देखें, जब वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में इजलास तलब किया, तो उसके बाद जो पार्लियामेंट लाजिस के बिल्कुल सामने जो मामला हुआ, साबिक वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, तो उनके साथ जिस किस्म का एटीट्यूड हुआ, जिस किस्म का वो प्रैक्टिसेस दोबारा दोहराएगी, वो पहली बात तो काबिल मजम्मत है। और उसी के रिएक्शन में जब लाहौर में शहबाज गिल साहब जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो अंडे और स्याही का जो मामला होता है, ये अब इस सिलसिले को जो है अब मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ ख़त्म होना चाहिए, बल्कि दोनों सियासी जो बड़ी जमातें हैं या बाकी जितनी भी पॉलिटिकल सियासी जो जमातें, उनको तमाम को इसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए, ताकि इस किस्म की जो होचे हथकंडे हैं इनका मुकम्मल तौर पर जो है वो किला कमा हो। दूसरी बात आपने की, जो पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी के तकररियाँ तबादले हैं, पहले यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, तबादला किया जाता है, फिर दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह, और तकरीबन एक एक शख्स के 1, 2, 4, 5 दफ़ा तबादले नहीं बल्कि दर्जन भर के करीब जो है वो तबादले किए जा रहे हैं। ये इस बात का भी शाखसाना है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बुखलाहट का शिकार है
उनको वो समझ नहीं आ रही कि ब्यूरोक्रेसी कौन से बंदे को किस जगह पे फिट किया जाए, कौन सा बंदा उन्हें जाती तौर पर कोई मफाद दे सकता है। बेसिकली एक तरफ तो हम इदारों को खुद मुख्तार और आज़ाद होने का नारा लाते हैं, बुलंदो बांग दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी को आज़ाद नहीं किया जाता बल्कि उन्हें सियासी असर रसूख से पाक नहीं किया जाता। सियासी असर रसूख उन पर मजीद जो है वो बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह पर सियासी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी कहती है ठीक है, जिस तरह से हमारे ऊपर सियासी प्रेशर है वो कलम छोड़कर काम मुकम्मल तौर पर छोड़कर बैठ जाते हैं, जिससे ना सिर्फ मुल्क का नुकसान होता है बल्कि हमारी पूरी कौम के जो टैक्सेस के दिए हुए पैसे हैं उसका भी ज़िया होता है। तो इस वक्त गवर्नमेंट को इस सारी मामले को मद्देनजर रखना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी के बगैर स्टेट को रन नहीं किया जा सकता, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल बैठना होगा। अगर नहीं मिल बैठेंगे तो यकीनन जिस तरह से अब हो रहा है, पहले मुल्तान से बंदा उठाते हैं, लाहौर CPO लगा के देख लेते हैं, फिर SSP ऑपरेशन किसी और जगह लगा के देख लेते हैं, फिर DPO लगा के देख लेते हैं। ये तजर्बात का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसको तजर्बा का जो बनाना है वो बेसिकली पंजाब की आवाम के साथ जो है वो जुल्म है, तशद्दुद है। तो इस किस्म का ये रवैया जो है वो मुकम्मल तौर पर अब बंद होना चाहिए, क्योंकि अब अगर मुल्क को हम तरक्की और कामयाबी की तरफ अगर हमने गामजन करना है तो हमने इस किस्म की जो गलत किस्म की प्रैक्टिसेस हैं, सियासी असर रसूख, सियासी दबाव, इन सारे मामलात को जो है वो बंद करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो मुल्क आगे तरक्की की तरफ जाना तो बड़ी दूर की बात है, जिस जगह पे पहले हुकूमतें छोड़ के गई थी अब उससे भी तनज़ली की तरफ ही जाएगी। मैम फरजाना, आपका ताल्लुक चूँकि PMLN से है, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो PDM का आप लोगों की लड़ाई झगड़े का मामला बन चुका है, जरदारी साहब अलहदगी अख्तियार कर चुके हैं, क्या ये इस मामले को आपकी PDM सुलझा सकेगी या मज़ीद उलझेगा? और दूसरी बात यह है कि जो ये अभी क्या भाई साहब ने फरमाया कि उखाड़ पिछाड़ का जो मामला है मुल्क में ब्यूरोक्रेसी के साथ, इसमें मज़ीद बेहतरी आती जा रही है, मज़ीद तनज़ली की तरफ जा रहा है सब कुछ, क्या ये सब कुछ ठीक हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? दूसरा, क्या मियाँ साहब जरदारी साहब के कहने पे पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाएंगे? तो प्लीज़ इस पर रोशनी डालिएगा आप, और मैं समझूंगा कि आप बेहतर समझती हैं हमसे। जैसे कि PDM का है कि वो हर पार्टी का एक अपना मंशूर होता है ना, PP का अपना है, नून का अपना है, और हम सारे इकट्ठे हैं, एक ही जगह हैं, ऐसा कोई नहीं है। वो उन्होंने टाइम लिया है, वो फैसला करेंगे, वो रिज़ाइन की तरफ जो कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे, तो उस पर अभी उनकी डिबेट चल रही है, देखते हैं कि क्या होता है। और मियाँ साहब के जैसे आपने कहा, तो मियाँ साहब की जब सेहत ठीक होगी तो वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। वो पहले भी अपनी बेगम साहिबा को बिस्तरे मर्द पे छोड़ के पाकिस्तान आए थे, सिर्फ अपने आप को अदालतों में पेश करने के लिए आए थे। और वो यहाँ से जब उनकी सेहत ज़्यादा ख़राब हुई और इसमें PTI के डॉक्टर्स बैठे हुए थे, बोर्ड में मीटिंग में PTI के डॉक्टर्स बैठे हुए थे, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी थी और उसके बाद मियाँ साहब को अलाउ हुआ था कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएँ। और अब जब वो उनकी सेहत ठीक होगी तो इंशाल्लाह आएंगे। और आप इसी पे PTI को देख लें कि सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसका CM कौन है? बुज़दार। आपके ख्याल में इन्होंने कहा ये इनका सही फैसला है? उस बंदे के हाथ में इन्होंने पूरा सूबा दे दिया कि जो एक UC लेवल पे भी UC को भी नहीं चला सकता। लाहौर का जाके आप अभी जाके मुआजना कर देख लें और इससे पहले जो लाहौर के हालात थे वो उसको भी देख लें, तो फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि इनके डिसीजंस कैसे हैं। क्या सर कैनी साहब, इसी सवाल को लेकर मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या वाकई बुज़दार साहब पंजाब को चलाने के लिए काबिल आप समझते हैं, और क्या वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को सही तरीके से निज़ाम चला रहे हैं? और दूसरी बात ये कि जी वाकई बुज़दार साहब इस काबिल थे जब उन्हें वज़ीर आला बनाया गया। PMLN का कहना ये है कि वो तो UC भी नहीं चला सकते और आपने पूरा पंजाब का इतना बड़ा सूबा उनके हवाले कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि आप ही बेहतर सवाल का जवाब दे सकेंगे मैडम फरजाना का। मेरा ख्याल है जी कि ये तो गलत फहमी है कि उस्मान बुज़दार इस काबिल नहीं था। अगर वो काबिल ना होता तो वज़ीर आला ही ना बनता। सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वज़ीर आला बनने की उन्होंने पूरी की, असेंबली ने वोट किया और वो वज़ीर आला बने। उसके बाद जो मेरी बहन जो कह रही हैं, मैं समझता हूँ कि नून लीग का हर वर्कर या पीपल्स पार्टी का वो विरासती जो सियासत है उसको पसंद करता है। उनके लिए वही काबिल है कि जो जरदारी का बेटा हो, भुट्टो का बेटा हो या नवाज शरीफ का किसी ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हो। तो हम इससे बरअक्स हम समझते हैं कि कोई वर्कर, जेन्युइन आदमी, ग्राउंड लेवल का आदमी वही मसाइल को हल कर सकता है। और उस्मान बुज़दार मेरे ख्याल से इस टाइम बेहतरीन और कामयाब वज़ीर आला चल रहे हैं। उनमें मुझे गलतियाँ बताएं, ये पसंद ना पसंद एक अलग बात है कि हम क्या उस्मान को क्यों बना रही है,
या हम कहें कि वो इस लेवल का नहीं है? आप मुझे कारकर्दगी में बताएं कि क्या खामी आई, किस चीज़ से पीछे हैं और हर जगह पे उनकी तारीफ हो रही है, क्यों? इसका जवाब मुझे दे दें। मैं आपसे कियानी साहब, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। आपने कहा मोरूसी सियासत नून लीग वाले कर रहे हैं, तो क्या आपके साथ जो लोग इस वक्त वजारतों में मौजूद हैं, क्या वो लोग वही दूसरी पार्टियों से नहीं हैं? तो इससे मैं आपकी टोटली इख्तलाफ करूंगा और जाऊंगा मैं मोरूसी सियासत सर गिल साहब की तरफ। गिल साहब, आप समझते हैं कि कियानी साहब ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त जो सियासत हो रही है वो मोरूसी नहीं है और लोग इनकी पार्टी से ही आए हुए हैं और जिन पीटीआई के लोग ही वजारतों में इस वक्त मौजूद हैं? आप क्योंकि सीनियर साफ़ी हैं और मुल्क की सियासत पर नज़र भी रखते हैं, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ आपके बारे में, तो आप क्या बेहतर समझते हैं कि सही कह रहे हैं कियानी साहब? डॉक्टर साहब, पहली बात तो कियानी साहब ने जो बात की ना कि वज़ीर आला पंजाब में कोई खामी है, कोताही है, तो आप तब बात करें। असल बात यहाँ पे खामी या कोताही की नहीं है। असल बात अब यहाँ पे वज़ीर आला साहब खुद कह रहे हैं कि मैं अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ, सीख जाऊँगा। तो आप ये समझें कि इतना बड़ा सूबा जो पूरे मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव है, जहाँ पे आप देखें ज़राअत आपकी टॉप पे सारे मुल्क को चलाती है, उस मुल्क के उस सूबे के जो हुक्मरान है उसको आप एक ऐसे बंदे को वहाँ पे तैनात कर देते हैं, ऐसे बंदे को लगा देते हैं जो खुद इस बात का एतराफ़ करता है कि मेरा तजर्बा नहीं है, मैं सीख लूँगा। तो मुल्क के किसी सूबे को सीखने के लिए किसी के हवाले नहीं किया जा सकता। तो ये बात क्योंकि हमें अब तस्लीम करना होगा कि जिद अना इस सारे खौल से हमें निकलना होगा, फिर मुल्क के बारे में सोचना होगा। अगर हम नहीं इस किस्म का सोचेंगे तो यकीनी तौर पर हमें माजी को जिस तरह के वो, क्योंकि कहते हैं वो कौमें हमेशा तरक्की की मनाजिल तय करती हैं जो अपने माजी को याद और मुस्तकबिल पे नज़र रखती हैं। हम बस अपने माजी की गलतियों से सीखना होगा। अगर नहीं सीखेंगे तो यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में भी जो है वो नाकामियाँ हमारा मुकद्दर बनेगी। तो वज़ीर आला पंजाब की जिस तरह जिन्होंने बात की कि वो बड़ा अहम काम करें, नो डाउट उन पे एक बात तो है कि वो करप्शन के मामला से जो है वो मुकम्मल तौर पर पाक समझे जाते हैं अब तक जो है, लेकिन उनका जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के तकर्रियाँ तबादले हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर सारे मामला ब्यूरोक्रेसी के तहत आ रहे हैं। फिर वो आप देखिए फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा के साथ जिस तरह से मामला आया, फिर उनका शहबाज गिल साहब के साथ जिस तरह से मामला हुआ, फिर वो यहाँ पे वफाक में आते हैं। ये सारे मामला जिस तरह से इख्तिलाफात आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ जो है उनसे वो उसको संभाल नहीं पा रहे। तो इस सारी चीज़ों को जो है वो इमरान खान साहब को भी इस मामले में देखना चाहिए कि ठीक है उनको आप फ्रंट लाइन पे रखें, लेकिन उनके साथ भी इस किस्म की टीम होनी चाहिए जो उनको बेहतर तरीके से चला सके, जो उनके गलत को गलत और सही को सही कह सके। ये दरबारी का जो मामला है, दरबारियों का टोला इकट्ठा हो जाता है, ना सिर्फ ये तो पीटीआई के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इसी किस्म का मामला था, पीपल्स पार्टी को इस किस्म की मुश्किलात दरपेश थी। तो वो दरबारी जो कहते हैं कि सर सब अच्छा है, कोई मामला नहीं है। तो इस किस्म के जो मामला हैं इससे जो है वो गुरेज करेंगे तो तब कामयाबी जो है जो नया पाकिस्तान है वो डिलीवर कर पाएगी। अगर नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क की जो सियासत है वो पंजाब की तरफ देख रही है, पूरी दुनिया जो है उसकी नजरें इस वक्त पंजाब की तरफ है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी उधर पंजाब से आ रहा है, तो सबसे ज्यादा नजरें भी इस वक्त जो है पंजाब की। अब पॉलिटिक्स रिसेंटली आप पॉलिटिक्स देख लें, चाहे चौधरी बरादरान की पॉलिटिक्स देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की देख लें, या देख लें आप पीटीआई की, तो इस वक्त पंजाब की जंग है। चाहे पीडीएम को आप देख लें, पीडीएम भी अब ये कहती है पहले वफाक फतह करना चाह रही थी, लेकिन अब हम वो फतह करना चाह रही है तो कहते हैं पंजाब में आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। फेडरल से मामला उनका जो है वो उससे सेपरेट हो गए। तो अब ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त सामने है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम पीडीएम की सूरत हाल देखते हैं, अहम तरीन मीटिंग भी होने जा रही है जिसमें जो है वो मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज साहिबा और उसके साथ साथ हमजा शहबाज साहब जो है इनकी अहम मुलाकात होगी, जिसमें जरदारी साहब या बिलावल साहब जो नहीं है। तो ये मीटिंग भी जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसमें पंजाब से मुतल्लिक जो हैं वो अहम फैसले किए जाने जो हैं उसके इम्कानात हैं। फरजाना कौसर, मैं इसी सवाल को लेकर आपकी तरफ आऊंगा कि क्या वाकई ये दरबारी टोला पीडीएम में भी है, और पीडीएम क्या पंजाब फतह करना चाहती है या पूरे मुल्क की हुक्मरानी संभालना चाहती है? क्या आप लोग मुत्तफिक हो चुकेंगे, आप आपस में आप लोग दोबारा से इकट्ठे हो सकेंगे? क्या ये दरबारी टोला जैसे कि पीटीआई में फरमाया अभी गिल साहब ने, क्या ये पीडीएम में भी ऐसा ही है? और चूंकि आप सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि क्या वाकई आप पंजाब फतह करने जा रहे हैं या आपकी नज़र वफाक पर है? देखें जी, जैसे अभी इन्होंने बताया गिल साहब ने, हमारा जो मीटिंग है इंपॉर्टेंट मीटिंग वो होगी, तो उसके बाद ही डिसीजन आएगा कि क्या होना है और क्या नहीं।
और पंजाब फतह करने की हमें ज़रूरत नहीं, पंजाब पहले ही PML नून का ही है। बुज़दार साहब ने जो डिलीवर करना था वो कर चुके हैं, वो दिखा चुके हैं। आप ये कि विरासती सियासत ये कह रहे हैं, तो जहांगीर तरीन साहब की बहन भी सेनेटर हैं, उनके बेटे भतीजे भी आ रहे हैं, तो ये उधर विरासती नहीं है। PML नून में विरासत इन्हें ज़्यादा नजर आती है। गिल साहब से दोबारा पूछूंगा कि वाकई जो कुछ आप कह रहे हैं वो सही है, अगर वो सही है तो कहाँ किस हद तक सही है? डॉक्टर साहब, जिस तरह पहले भी आपसे जिक्र किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट में जो मेमो गेट स्कैंडल पे डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए आते हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करती हैं और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो नाअहल करार दिए जाते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, तो उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। तो अब पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबल वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी और उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM मिलकर एक उम्मीदवार को जो है वो मैदान में उतारती है सेनेट इंतखाब में इस्लामाबाद की नशिस्त में, तो उनका नाम क्या होता है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी। तो यूसुफ रज़ा गिलानी कौन है, जिसको नून लीग पहले डिस्क्वालीफाई करवा चुकी है। तो अब ये सारी चीजें आप देखें, बेसिकली इनका इत्तेहाद जो है वो है ही गैर फितरी किस्म का। अब आगे मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, आगे यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेट इंतखाब को, जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है वो अदालत में चैलेंज करना चाह रहे हैं। अब देखना यह है कि एक तरफ चैलेंज करना चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जिसमें यह है कि वोटर की नीयत को देखना है। तो अगर वोटर की नीयत की बात करते हैं तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो उनके 7 वोट मुस्तरद होते हैं वो उनके हक में आ जाते हैं, अदालत फैसला कर देती है। तो फिर PTI क्या करेगी, वो जाएगी हफीज शेख के मामले में, उनके जो वोट मुस्तरद हुए थे उसमें वो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। तो यहाँ से अगर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो भी जाते हैं दोबारा यूसुफ रज़ा गिलानी, तो वहां से क्या होगा, चेयरमैन जो सेनेट का इंतखाब है वो वहां पे हफीज शेख जीत जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो वोट मुस्तरद हुए थे हफीज शेख पे जिन्होंने स्टैंप लगाई थी, तो ऑटोमेटिकली यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर ही नहीं रहेंगे, तो फिर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब वो कैसे जीते। ये भी एक मुस्तकबिल में एक बड़ी अहम तरीन जो है वो डेवलपमेंट होने जा रही है। लेकिन इनका जो इत्तेहाद था, नो डाउट एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बहुत बड़ा प्रेशर था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से होने वाली सियासी जो है वो डेवलपमेंट के बाद इसका जो प्रेशर है वो खत्म हो गया। PTI पे प्रेशर का जो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया, जिसका इमरान खान भी ऐलान कर चुके हैं और उसके साथ साथ जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वे भी ये भी विटनेस कर चुकी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को रोका जाता है कि सवालात ले लें, लेकिन वो क्या है, वो चुप करके चले जाते हैं। उनको कहने वाली कौन है, मैं आप और कोई नहीं, मरियम नवाज साहबा है, वो उन्हें कह रही है कि सवाल ले लीजिए मौलाना साहब, लेकिन मौलाना साहब चले जाते हैं। लेकिन अब इजलास होगा उसमें काफी सारी चीजें जो हैं वो भी वादे होंगी, लेकिन उसकी तरफ ये भी फैसला हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा होगी या सिर्फ जाती मफादात की हद तक जो है वो PDM का कंधा इस्तेमाल किया जाएगा। ये फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन अब नवाज शरीफ के लिए, PMLN के लिए यकीनी तौर पर बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो इस वक्त खड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने जो मुतालबा किया है नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आने के लिए, नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो फिर PMLN का फ्यूचर क्या होगा, और उसके बाद ये सारी सिचुएशन जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है और आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों का फैसला हो जाएगा। फरजाना कौसर साहब, वाकई क्या मामला बहुत सख्त है, क्या वाकई गैर फितरी इत्तेहाद है आप लोगों का PDM का, क्या वाकई नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्या वाकई इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा हो गई हैं, तो क्या आप समझती हैं कि आगे आने वाले वक्त में आप लोग कुछ अच्छा रहनुमाई कर सकेंगे अवाम की और पाकिस्तान की? इंशाअल्लाह जी, हम अच्छी रहनुमाई पहले भी की है और आइंदा भी करेंगे। और PDM में मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कोई देखें इख्तलाफात होते हैं, चले वो हुआ है, लेकिन उनका आपको भी पता है कि रिज़ाइन पे वो नहीं थे और अभी भी उनका फैसला कल जो मीटिंग होगी उसमें आएगा और PDM इंशाल्लाह इकट्ठी रहेगी। तो मीटिंग्स होती हैं, बैठते हैं, बात होती है, फैसले होते हैं और मियाँ साहब की जब भी सेहत ठीक होगी वो इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। पाकिस्तान उनका ही घर है, वो कैसे नहीं आएंगे। और PDM के जो इख्तलाफात हैं, जो हुकूमत इसको ज़्यादा मतलब उछाल रही है इसी वजह से, क्योंकि हुकूमत को इसमें अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। PDM की वजह से उन पर एक जो है प्रेशर बिल्ट हुआ था, वो अब इसको ये समझ लें कि ये अच्छा है कि इनकी लॉन्ग मार्च भी रुके, ये PDM तोड़ फोड़ का शिकार हो, छोटी बात को बड़ा बना कर पेश कर रहे हैं ताकि लोगों को और ख़ुद को अपने आप को भी खुशफहमी का शिकार कर रहे हैं कि ये PDM टूट फूट का शिकार हो गई है, ये आपस में एक इत्तेहादी नहीं है। अब
तो खुश हो रहे हैं कि चले जी हमारी जो है ना हुक्मरानी ज़्यादा चलेगी। क्यानी साहब वाकई क्यानी साहब आप वाकई ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं पीडीएम पे, और पीडीएम को वाकई आप बहुत बुरे हालात में लाने वाले हैं। क्या आपकी वाकई सख्तियां करने वाले हैं? क्या वाकई आप दिखाने वाले हैं कि आप हुकूमत में इस वक्त और आप लोग सब कुछ कर सकते हैं? 2018 में हमने इनको मुश्किल में डाल दिया था पूरी पीडीएम को। आज क्या हमने नहीं डालना। आज तो ये जो बात कह रहे हैं कि प्रेशर था, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ना हमें इसकी परवाह थी। हमें पता था कि सब गिदड़ बकतियाँ और इन्होंने आखिर वही हाल होना है इनका, हमें सब समझ आ रही थी। जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की ये कह रहे हैं जी कि सेनेट में उन्होंने उनके अभी वो कोर्ट में केस चल रहा है, अभी वो देखें उधर अपोजिशन लीडर के कैंडिडेट भी आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? कुछ भी नहीं होने वाला। पूरा ये इनका सिर्फ मसला ये है कि ये शो ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। इनकी प्रॉब्लम ये है। ये पीडीएम चाहती ये है कि ऐसे हालात ना हो कि इमरान खान करकर्दगी दिखा सके, इमरान खान लोगों को डिलीवर कर सके। ये सब उसके रास्ते रोकने के तरीके हैं। और दुनिया के जो इन्वेस्टर अभी बैठा है इंतज़ार में कि हम पाकिस्तान जाएं, वहाँ पे जाके काम करें, तो ये तरह तरह के मसाइल खड़े करके, कभी लॉन्ग मार्च का नाम दे के, कभी किस जगह पे इताद करके ये कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह जी इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्टर को भी ट्रस्ट हो गया है, दुनिया को पता लग गया है कि इमरान खान पावरफुल वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान में पूरी एक बड़ी कुव्वत बन चुकी है। आप देख लें मार्क्सवादी पीपल्स पार्टी के सिंध के अलावा वहाँ पे भी हमारी अपोजिशन मजबूत है। मुस्लिम लीग नून के तो मेरे ख्याल से 1-2 होंगे शायद, लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ पे और उस हमारी पीटीआई की वहाँ पे क्या पोजीशन है ये भी आपको पता है। बाकी सब सूबों से तो हमने फारिग कर दिया, कश्मीर से भी जल्दी हम इंशाल्लाह इनको रुखसत करने वाले हैं। तो इनके मसाइल तो पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान इमरान खान की गवर्नमेंट में आज़ाद भी होगा पाकिस्तान की। हाँ जी इंशाल्लाह ये आप देखेंगे। ये खुशखबरी भी आपको सुना दूँ कि इंशाल्लाह ये काम इमरान खान नहीं करना है। तो बाकी जी पीटीएम एक टोला है जिसने इंतशार फैलाना है, जिसने तबाही करनी है, जिसने अवाम को नुकसान पहुंचाना है, ये इनका एजेंडा रहा है। इसके अलावा मुझे इनकी कोई मिसालें दे दें जिन्होंने पाकिस्तान की, हम जिससे पहले जो 70 साल हम पिसते रहे वो उसकी वजह कौन थी? ये अगर 30-35 साल देखें तो कौन वजह थी? यही लोग वजह थे। आज ये तवक्को कर रहे हैं कि जी हमें दोबारा मौका दें, हम ठीक करें। क्या आपने अभी क्या कर लिया? किस वजह से आप दावा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे? अगर आपके अंदर कुछ होता है तो ये अवाम आपको 2018 में दोबारा कबूल कर लेती। आपकी कोई कारकर्दगी इससे पहले होती तो कुछ भी नहीं था। इंशाल्लाह इमरान खान की आगे जी अगली 2023 में भी गवर्नमेंट आनी है। जो रही कसरें हम निकाल देंगे। ये अगर 2-3 साल मियाँ साहब ना वापस आए तो 3 साल बाद तो आना पड़ेगा। अभी बीमारी देखें कि जिस बीमारी का भी शेड्यूल है कि जब उसको ज़रूरत होती है वो तेज़ हो जाती है, जब वो ज़रूरत ख़त्म होती है बाहर जाने की या मसाइल कम होते हैं तो बीमारी गिल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। क्या पीटीआई की गवर्नमेंट इस वक्त कारकर्दगी दिखा पाएगी? क्या वाकई लोग पूरी दुनिया से जोग जिस तरह क्यानी साहब ने फरमाया मुल्क में आएंगे और उनको कारोबार मिलेगा और नौकरी मिलेंगी? क्या वाकई कश्मीर के इलेक्शन भी ये जीत जाएंगे? क्या ये बीमारी का जो बात की क्यानी साहब ने कि बीमारी का बहाना, और ये क्या वाकई बहाना किया था? या ये तो मुझे तो लगता है कि सारे डॉक्टर्स भी उस वक्त गवर्नमेंट भी पीटीआई की थी और डॉक्टर्स भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थे। क्या उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का साथ दिया था या उन्होंने गलत रिपोर्ट्स बनाई थी या वाकई मियां साहब बीमार थे? गिल साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? डॉक्टर साहब ये कि ये जो रिपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं या क्यानी साहब ने की या मैडम बात कर रही है पीटीआई के डॉक्टर्स की उस रिपोर्ट का ऐसा थे, नो डाउट इट इज एडमिटेड कि वो उस रिपोर्ट में ना सिर्फ पीटीआई के डॉक्टर थे, भाई हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं वो भी इसका हिस्सा थी बोर्ड का। तो अब वो उनको इजाज़त दी, अदालत की तरफ से इजाज़त मिली। बेसिकली पीटीआई अब खुद चाहती थी कि नवाज शरीफ को सियासी शहीद का जो है वो दर्जा ना मिले। खुदा न खासा यहाँ पे हो जाता है तो नवाज शरीफ सियासी जो है वो शहीद का रूप अख्तियार कर जाएंगे और फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इन मुश्किलात से बचने के लिए, मुश्किलात से निकलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के लिए जो राहें हैं वो हमवार की। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरे जाविये से ये देखें कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बारहा वज़ीर आला भी रहे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पे भी फायज रहे,
एक सबसे बड़ी सियासी जमात का जो कलमदान था वो भी उनके पास रहा, पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा वो भी उनके पास रहा। तो उसके बावजूद वो पूरे मुल्क में एक ऐसा अस्पताल भी कायम नहीं कर सके जिसमें उनका इलाज हो सके। ये इससे बड़ी बदबख्ती जो है वो हमारे लिए, इस कौम के लिए, इस टैक्स दहिंदा कौम के लिए, गरीब कौम के लिए इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है कि एक ऐसे रहनुमा, एक ऐसे लीडर, एक ऐसे वजीर आज़म, एक ऐसे वजीर आला जो अब बारहा इक़्तिदार के मजे लूटते रहे लेकिन अपने ही मुल्क में एक ऐसा अस्पताल भी जो है वो स्टेब्लिश नहीं कर सके जिससे जहाँ पे उनका अपना जो है वो इलाज हो सके। ये भी एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। दूसरी तरफ आपने ये बात की, बेसिकली अब जो पीटीआई की डिलीवर का मामला है ना, पीटीआई ये कह रही कि हम बहुत जल्द डिलीवर करेंगे, हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई ऐसा बटन नहीं है कि हम दबाएंगे और फौरन पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो तब्दील हो जाएगा, नया पाकिस्तान निकल आएगा। बेसिकली अब जो करंट सिनेरियो ये असाब की जंग है, असाब की जंग इस तरह से पीटीआई अपना नुक्ता नजर अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है, पीडीएम अपना नुक्ता नजर अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। अब तरजीहात जिसकी अवाम होगी वो कामयाबी से हमकिनार होगी। अब पीडीएम ने क्या एहतजाज लॉन्ग मार्च इसलिए किया था कि अवाम महंगाई की चक्की में फिस रही है? क्या पीडीएम ने एहतजाज इसलिए लॉन्ग मार्च की कॉल देना चाह रहे थे कि अवाम को बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं? क्या पीडीएम इसलिए सरापा एहतजाज थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर 15 दिन के बाद इजाफा हो रहा है? क्या पीडीएम इसलिए सरापा एहतजाज थी कि बेयारो मददगार अवाम इस वक्त जो है वो सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर है? क्या पीडीएम ने इसलिए एहतजाज किया था या एहतजाज की कॉल दे रही थी या अकट किया था कि अवाम को आटे की दस्तयाबी नहीं है? क्या पीडीएम ने इसलिए एहतजाज करने का सोचा था, अकट किया था कि अवाम को चीनी की जो कीमत है जो उनकी दस्तरस में है वो दस्तयाब नहीं है? अगर इन सब चीजों का जवाब नहीं में है तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस हद तक जो है वो अवाम के साथ मुखलस है। असल बात यह है कि अफसोस, एक शायर ने कहा था कि अफसोस ये नहीं कि हम हुए हैं बेहिस, अफसोस तो यह है कि एहसास बेहिसी भी नहीं। हम गलती करते हैं, फिर दोबारा गलती करते हैं, फिर दोबारा गलती करते हैं और गलती को तस्लीम करने की बजाय गलती को बार बार दोहराते रहते हैं, जिसकी बिना पर बहुत सी कोताहियां अवाम को भुगतना पड़ती। कोताही की जो कीमत है वो अवाम को कभी चीनी की सूरत में, कभी घी की सूरत में, कभी आटे की सूरत में, कभी पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में, कभी बिजली के बिलों में इजाफे की सूरत में सारा कुछ झेलना पड़ती है। फिर अवाम बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां करती है। सारे मामला आपके सामने, आप खुद अपने आप को देख लें, अपने गिरदोनवाब में देख लें कि पहले लोग कितने अनएम्प्लॉयड थे, आप कितने बेरोजगार सड़कों पर आपको घूमते हुए नजर आते हैं। सफेद पोश तबका वो कह रहे होते हैं कि खुदा के लिए हमें भीख दे दें, खुदा के लिए हमारे घर का किराया भर दें, खुदा के लिए हमें किराया दे दें। ये सारी सूरत हाल का अगर कंपेरेटिवली आप एनालिसिस करेंगे तो यकीनन इस सवाल का जवाब आपको बखूबी मिल जाएगा कि इस वक्त कितनी तरक्की हो रही है, कितना अवाम को रिलीफ। फरजाना साहब आप अभी गिल साहब ने बहुत सारे सख्त जुमले कहे, क्या वाकई पीडीएम की तरजीहात में अवाम की सहूलतें हैं या इक़्तिदार और मफाद की जंग है? क्या आप इक़्तिदार हासिल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं या अवाम को रिलीफ देने के लिए इकट्ठे हुए हैं? क्या आपस में हुकूमत और अपोजिशन आपस के लड़ाई के लिए इकट्ठी हुई है या अवाम की तरजीहात आप लोगों के सामने? तो मैं यही कहूँगा कि वाकई क्या आप लोग ऐसे हॉस्पिटल्स, गिल साहब ने एक और भी कहा कि ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहां इनका साहिब इक़्तिदार और अपोजिशन वालों का इलाज हो सके, क्या वाकई ऐसा कुछ नहीं कर सके या कुछ करने के लिए आप आने वाले हैं या इक़्तिदार और मफाद की जंग है? मैं आखिर में यही कहूँगा आपसे। जी, सबसे पहले तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए, तो पीडीएम की जो है इसमें आप देख लें कि ये महंगाई के और बिजली के टैक्सेस के बिल इन सब पे ही है पीडीएम, इसीलिए निकली है कि अब ये इनको ये नहीं पता कि ये नौकरियों की बात कर रहे हैं, इन्होंने कितने ज़्यादा लोग निकाले हैं। आपके सामने डी चौक में लेडी हेल्थ वर्कर थे, स्कूल टीचर्स थे और डेली वेजेस वाले जिन्होंने 10-10 साल नौकरियां की हैं, उन्हें ये कह रहे हैं कि बगैर 1 रुपया दिए हुए भी उन्हें आप ख़त्म करें, बजाय इसके कि उन्हें आप रेगुलर करें। आप रेगुलर करने के बजाय उनको निकाल रहे हैं नौकरियों से। और LHV जो है वो यहाँ पे कितना दिन धरना दे के बैठी रही, किसी बंदे ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनकी बात भी नहीं सुनी। और फिर इतनी शेलिंग हुई जब ये आए थे दूसरे बलोचिस्तान वाले, इतनी इन्होंने शेलिंग की कि वहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ होगी। इस तरह ये इनके, अगर इन्होंने हमारी हुकूमत जब PML नून की हुकूमत थी तो इनका जो 22 दिन का जो धरना था वो
वो उसको देख लें, किसी ने रोका हो, किसी ने ऐसा कुछ किया हो, तब ये बिल भी जलाते थे, तब ये सिविल नाफरमानी की लोगों को तरगीब भी देते थे। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा अगले प्रोग्राम के लिए। इतने खूबसूरत पैनल को और आप लोगों को सबको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।